हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार नालंदा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब हो गया प्लानिंग, योजनाएं, जो सभी योजनाएं जो बनती हैं। तो योजनाओं को जानने से पहले हम लोग जान लें कि योजनाएं जो होती हैं वो कितने तरह की सीधी तरह से बात होती हैं। तो जब योजना की बात होती है, नियोजन की बात होती है, योजना की बात होती है, तो हम लोग जब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किए थे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कौन सी थी? वे सारी अर्थव्यवस्था की अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाती हैं और उनको क्रियान्वित करती हैं। जैसे भारत कोई भी करता है तो योजनाएं क्या बनाता है और उसको क्रियान्वित कर अपने आर्थिक गतिविधियों, अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करता है। और योजना कौन बनाएगा? जिसके पास आय की जानकारी होगी। अगर आय की जानकारी होगी तभी तो व्यय कर पाएगा। अगर आय की जानकारी नहीं होगी तो योजना नहीं बनाए। जैसे मान लो अगर आप कहीं हॉस्टल में रहते हो, अगर आपको पता है कि पापा महीने के 5,000 भेजेंगे, तो उस 5,000 के आधार पर आप लोग क्या करते हो? अपनी योजनाएं बनाते हो कि भाई हमको इस पर यहाँ यहाँ हमको ऐसे ऐसे खर्च करना होगा, इतना बचत करना होगा, इस आधार पर। तो आप अपनी क्या करते? तो योजना बनाते हो। जैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है तो क्या करते हो? योजना बनाते हो, मुझे कैसे कैसे किस स्तर से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट में हम नंबर कम आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को और कैसे हम तेजी विकसित करें अपने लिए कि उस सब्जेक्ट में और नंबर कैसे अधिक आएंगे। ठीक है ना? तो अगर आपको ये पता नहीं होगा किसमें कितना मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो उसकी जानकारी कि भाई नहीं, कि हमारा हिस्ट्री में कम आ रहा है तो भाई हमको हिस्ट्री फोकस करना है, इकोनॉमिक्स में कम आ रहा है तो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है। तो उसी तरह इस योजना में भी होता है कि यहाँ पर भी क्या होता है कि किस क्षेत्र की विकास करना है, विकास की प्रक्रिया का जो मेन उद्देश्य जो होता है वो योजना के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर हो गया कि योजना की जब बात की, फिर दूसरी क्या थी? गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो बिना किसी योजना के अपने अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, क्योंकि उनके पास में आय का साधन का पता नहीं होता है, तो क्या होती हैं? गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है। क्लियर? लेकिन जब योजना की बात होती है, तो योजना जब बनने की बात होती है तो योजनाएं हमारे दो तरह की होती है। ठीक है ना? योजना दो तरह की होती है। पहला क्या होता है? केंद्रीयकृत, और दूसरा होता है विकेंद्रीकृत। ठीक है ना? सेंट्रल प्लान। तो केंद्रीकृत का मतलब क्या हो गया? केंद्रीकृत मतलब योजनाएं केंद्र में बनाई जाती हैं और उसका संचालन भी होता है, उसका क्रियान्वयन का जो दायित्व होता है वो केंद्र का होता है और वो स्टेज बाय स्टेज आता है। तो केंद्रीकृत नियोजन को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि केंद्र के ना ऊपर से नीचे और की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस योजना को कहा जाता है? तो केंद्रीकृत योजना को ऊपर से नीचे की ओर की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना? ये क्या? ऊपर से नीचे की ओर की प्रक्रिया कहा जाता है। क्यों? कि देखिए, जैसे हम बोले योजना कहां बनी? केंद्र में। फिर कहां आएगी? राज्य में। फिर कहां आ रहा है? जिला में। फिर कहां आ रहा है? तहसील में। फिर आ रहा है क्या? फिर ये योजना चल जाती है कॉन्ट्रैक्टर के पास, फिर आती है जनता के पास। तो ये क्या हुआ? क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर प्रक्रिया। और विकेंद्रीकृत क्या हो गया? विकेंद्रीकृत ठीक इसका उल्टा, कि इसमें योजनाएं तो केंद्र में बनती है लेकिन
उसका क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार और आम जनता सभी की होती है। तो इस आधार पर हम लोग यहाँ पर योजना का विभाजन कर सकते हैं। तो यहाँ जानने वाली बात है कि केंद्रीकृत नियोजन जो है वो है ऊपर से नीचे की ओर की प्रक्रिया, और विकेंद्रीकृत नियोजन जो है वो नीचे से ऊपर की ओर की प्रक्रिया है। ये जान लीजिएगा, ठीक है। फिर अब हम लोग परिभाषा जान लेते हैं नियोजन क्या होता है, और हम लोग फिर जानेंगे नियोजन का इतिहास, ठीक है। तो देखिए परिभाषा में क्या है, जब किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश के सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का पूर्वानुमान लगाकर रूपरेखा बनाई जाती है तो उसे नियोजन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए आप नियोजन क्या किए, जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि अपने आर्थिक विकास दर, कि हमको अपने दर को इस दर पे पहुंचाना है। जैसे आज हम लोग जानते हैं कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, कम हो गया, 5% से नीचे चली आई है। अब जैसे हम नियोजन करें कि नहीं, अगर यदि हमारा भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7% करना है तो 7% करेंगे तो मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो संसाधन है, जो पूंजी है, उसका किस प्रकार हम उपयोग करेंगे कि हमारा ग्रोथ रेट यहां पहुंचेगा, ठीक है ना। नियोजन मूलतः समाजवादी देशों की अवधारणा है। भारत विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश है जिसने नियोजन को अपनाया, ठीक है ना। तो ये नियोजन की बात। अब देखिएगा नियोजन की बात आई तो नियोजन, भारत ने जो नियोजन की प्रणाली को अपनाया ये कहां से लिया उसने रूस से लिया, कि पहले रूस भी प्रजातंत्र था। अब जब भारत देखा कि जब वो स्वतंत्रता के पश्चात इतनी तेजी से विकास कर सकता है तो उसने क्या किया, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे की कॉपी करते हैं, तो भाई भारत भी स्वतंत्र हुआ था तो देखा जब वो उतना विकास कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करें। तो उसी आइडियोलॉजी को फॉलो क्या किया उसने, रूस के माध्यम से। तो भारत में नियोजन की व्यवस्था जो थी, भारत में योजना की व्यवस्था जो थी वो कहां से ली गई थी, रूस से। और रूस की जो थी वो थी क्या, ग्रास प्लान पे आधारित। ग्रास प्लान मतलब क्या कि घास क्या होता है, घास का मतलब होता है आप यहां लगा दो तो पूरा का पूरा फैलता चला जाता है। तो उसी आधार पर यहां भी है नियोजन क्या कि आप उसका समुचित उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नियोजन की बात कि नियोजन क्या थी, नियोजन कहां से लिया गया, और नियोजन में केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन में क्या अंतर थे। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि नियोजन का इतिहास, ठीक है ना। तो जब नियोजन के इतिहास की बात करते हैं तो नियोजन के इतिहास में क्या हो रहा है कि भारत में नियोजन की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण सबसे पहले कब किया गया, तो सबसे पहले किया गया 1934 में एम विश्वेश्वरैया की लिखित पुस्तक द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में, कि जो नियोजन की रूपरेखा मतलब हम अपने विकास की प्रक्रिया को कैसे तीव्र करेंगे, इस विषय की जानकारी हम लोगों को देने वाले अगर पहले व्यक्ति थे वो थे एम विश्वेश्वरैया, और उनकी लिखित पुस्तक का नाम क्या था, द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। जब उन्होंने अपनी नियोजन की रूपरेखा को भारत में प्रस्तुत किया तो उसके बाद फेडरेशन इंडियन ऑफ फिक्की, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फिक्की का प्रस्ताव, कब, 1934 में। तो फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये क्या है कि उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ये उनका वो समूह है। और जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ उस समय उन्होंने पूंजीपतियों को साथ में लिया, तो चूंकि पूंजीपति ये जानते थे कि प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और विकास कैसे किया जा सकता है, तो जब उन्होंने नियोजन का उस रूपरेखा को देखा तो उन्होंने उसका समर्थन किया और भारत में योजना आयोग की मांग की। तो फिक्की का प्रस्ताव कब लाया गया था, 1934 में। जब ये हर तरफ से आवाज उठने लगी, योजना आयोग की मांग होने लगी, फलस्वरूप 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है ना, नियोजन समिति का स्थापना किया गया, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या कि
राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अब हमारे हाथ में क्या बन गया? नियोजन समिति का गठन हो गया। अब नेक्स्ट है उसी के बाद में कि अब नियोजन का रूपरेखा अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से प्रस्तुत किया कि कैसे कैसी योजनाएं बनाई जाए जिससे भारत विकास करेगा। उसमें सबसे पहला बात आया था 1944-45 में। 1944-45 में बॉम्बे के 8 बड़े उद्योगपति ने एक नियोजन की रूपरेखा को प्रस्तुत किया था, जिसे क्या बोला गया था? बॉम्बे प्लान, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अर्देशीर दलाल। अर्देशीर दलाल की अध्यक्षता में यहां पर किया गया था, जिसमें कौन थे? जॉन मथाई थे, लाला श्रीराम थे, कस्तूरबाई थे, ठीक है ना, टाटा थे, जेडी श्रॉफ थे, जेडी बिरला थे। तो ये 8 बड़े उद्योगपति जो थे, इन लोगों ने मिलकर एक नियोजन की रूपरेखा को प्रस्तुत किया था, जिसे नाम दिया गया था बॉम्बे प्लान। उसके बाद 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया गया था। अब गांधीवादी योजना प्रस्तुत करने का मतलब, अब जैसे हम लोग गांधी जी का विषय में जानते हैं, गांधी जी का कथन क्या था? भारत कहाँ निवास करता है? भारत गांवों में निवास करता है। तो उनका था कुटीर, ग्रामीण और छोटे उद्योगों के विकास पर बल देना। उस बल से संबंधित जो योजना प्रस्तुत की गई थी, उसी को बोला गया था गांधीवादी योजना। उसके बाद 1945 में श्रमिक नेता श्री एम.एन. रॉय द्वारा जन योजना को प्रस्तुत किया गया। तो जन योजना का प्रस्तुत का मतलब था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सभी क्षेत्रों को माना कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, मतलब बड़े उद्योगों के विकास पर उन्होंने बल देने की बात की, ताकि वहां पर लोगों का रोजगार लगे। फिर 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या दिया गया? सर्वोदय योजना की प्रस्तुतिकरण की बात की गई। तो सर्वोदय योजना का मतलब क्या हुआ? सभी का उदय, मतलब सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास किया जाए। फिर 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी के सिफारिशों के आधार पर किसका गठन किया गया? योजना आयोग का गठन किया गया। तो याद रखिएगा, योजना आयोग जो थी वो गैर संवैधानिक निकाय थी, ठीक है ना, गैर संवैधानिक थी। इसको संविधान में कहीं भी मान्यता नहीं मिला हुआ है। और जिसके अध्यक्ष कौन होते थे? इसके अध्यक्ष होते थे, क्योंकि अब कौन आ गया? नीति आयोग, योजना आयोग बंद हो गई। तो फलस्वरूप उसके अध्यक्ष कौन होते थे? उसके अध्यक्ष होते थे पदेन प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन होते थे? कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और जो उसके उपाध्यक्ष होते थे उनको क्या दर्जा प्राप्त होता? कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त होता था। क्लियर? और फिर क्या हुआ कि फिर यहां बोलता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। तो ये प्रश्न यहां से आपको आते हैं। फिर आगे जो हम लोग इसी में फिर टॉपिक्स जो रहेंगे वो डिस्कस करेंगे, वो रहेंगी पंचवर्षीय योजनाएं। सॉरी। तो पंचवर्षीय योजना कि पंचवर्षीय योजना कौन योजना कब तक बनी गई, कब से आरंभ हुई, कब समाप्त हुई, योजना अवकाश कब कहलाया, अनवरत योजना क्या थी, किस योजनाओं हमारी उपलब्धि क्या क्या रही, उसके मॉडल्स क्या क्या थे, मतलब किसके विचारधारा के आधार पर बनाए गए। जैसे हम लोग बोलेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, जैसे आपको बीच में ही बताए थे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना आधार क्या था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर, मतलब पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और पीसी महालनोबिस जो हमारे राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में, उसके क्या थे? वे अध्यक्ष थे। ठीक है ना? तो इस तरह से डिस्कस हम लोग फिर आगे पॉइंट में करेंगे कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, कौन कौन सी योजना कब बनाई गई, कौन कौन सी योजनाओं हमारी उपलब्धि क्या क्या रही। लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।